हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। और गाइज आज के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं और ऑल मॉडरेट टू ईजी पेपर पूछा जा रहा है। गाइज जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन वो तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन थोड़ी जीके और इंग्लिश वाले क्वेश्चनों में थोड़ी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को सोल्व करने में। तो आपको जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ उनके आधार पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है और वहाँ से जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ वहाँ से आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो आप काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो गाइज उन टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में जाने से पहले, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से उनके आसपास के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है। तो कथक घराने के, कथक के बनारस घराने से संबंधित है, कथक नृत्य संबंधित है और बनारस से घराने संबंधित है, बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह 24 दिवसीय यात्रा थी और ये मार्च मतलब 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये मतलब दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर, नमक सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सविनय के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो गाइस किसने इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में इसका निर्माण करवाया था, बेतवा नदी के किनारे। वास्तु कला कौन सी थी कि तो बौद्ध शैली में इसका निर्माण करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ड्रीम महोत्सव की बात करें तो मूल रूप से फसल कटाई का त्यौहार है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और यह 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण और उत्तर अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर और उत्तर में कैरेबियन सागर स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर। तो पूर्व में पूछा था गए यहाँ पे, तो अंटार्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सरकार के कितने स्तर। तो भारत में 3 स्तर की सरकार होती है। तो 3 स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी होती है, सबसे पहले रहते हैं केंद्रीय स्तर यानी यूनियन गवर्नमेंट, जो देश के मुद्दों का प्रबंधन करती है। फिर आती है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य के मुद्दों का प्रबंधन करती है। और फिर आती है पंचायत और नगर पालिका यानी लोकल गवर्नमेंट, जिसको मतलब जिला स्तर के मुद्दों का प्रबंधन करती है। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर होती है। तो 13 मीटर लंबे होते हैं और 10 मीटर चौड़े होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए मैट की लंबाई 12 मीटर लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट का होता है, मतलब प्रत्येक 20 मिनट के इसमें 2 भागों में ये चलता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और कबड्डी के मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 7 खिलाड़ी रहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो नेपाल के राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी सूचीबद्ध किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये 9 से 12 जून 2003 के मध्य ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आयोजन किया गया था। तो 2023 इसका राइट मतलब किस वर्ष आयोजित किया गया था, 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर और इसके बाद बात करें तो इस जनजातीय खेल महोत्सव में ओडिशा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा था और कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में प्रथम उप विजेता और जबकि झारखंड ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उप विजेता रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत आय की परिभाषा क्या होती है। तो व्यक्तिगत आय किसी देश के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त धन की राशि होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोया फैक्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 2008 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो एक रिपीट हो चुका है पशुपतिनाथ वाला क्वेश्चन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत है, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है पूछा था यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन जो कौन कौन से तीन, तो इनमें से दे रखे जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है और एक अलग दे रखा था, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित, तो यह अनुच्छेद 40 जो पंचायत संगठन, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। फिर आता अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। फिर आता अनुच्छेद 43 भी, ये सहकारी उद्योग, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। फिर आता अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और अनुच्छेद 47 ये भी यानी नशीले पदार्थों का निषेध, यह भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और अनुच्छेद 48 गोहत्या पर प्रतिबंध, ये सभी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो तीन, तो इनमें से ऑप्शन डी में दिए गए थे और एक अलग दिया गया था, तो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2022 तक रोहित शर्मा ने कितने T20 मैच खेले हैं? तो भाई 400 T20 मैच खेले हैं, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा खेलने वाले पोल राड है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड नंबर पर DG बोरवा आता है। फिर 400 मतलब थर्ड नंबर पर मलिका आता है 663 मैच खेलने के, वो 463 मैच खेलने के साथ है। चौथे नंबर पर गैले आता है। और फिर पाँचवें नंबर पर नेरीन आता है। छठे नंबर पर बोपरा आता है। सातवें नंबर पर रुशेल आता है। और आठवें नंबर पर आता है मिलर आता है। और 9वें नंबर पर रोहित शर्मा आता है, जो मतलब 9वें नंबर खिलाड़ी बन गए हैं, तो 400 मैच कंप्लीट करने वाले। तो इफेक्ट आपको ध्यान रोहित शर्मा का ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 और 2023 में मिला है, इनमें से किसे नहीं मिला है? तो मीरा को नहीं मिला, मीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो भाई ये मीरा को नहीं मिला, मीरा ऑप्शन दे रहा, मीरा को नहीं मिला, मीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छऊ नृत्य की बात करें, छऊ नृत्य संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 में भुवन कुमार को मिला, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और कुचिपुड़ी में बात करें तो एन शैलीजा को मिला है 2021 में, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। कथक में श्यामा भट्ट को मिला है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मोनियट्टम नृत्य में 2021 वाला नीमा प्रसाद को मिला है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजय सिंह हाल ही में किसके अध्यक्ष बने थे? स्पेस जेट के प्रमुख, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं, तो स्पेस जेट के ये प्रमुख है, तो ये स्पेस जेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसके मतलब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एन अनशूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन था? करण जौहर, करण जौहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 9 जनवरी 2017 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक पुस्तक है अशूटेबल बॉय का, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। अशूटेबल बॉय इसके लेखक विक्रम सेठ है, और यह उपन्यास 1993 में प्रकाशित हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है द गोल्डन गेट, ये 1986 में प्रकाशित, मतलब 1986 में लिखा गया था। 2007 में से भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति किसके जमाव के कारण होती है? तो सेलुलोज के जमाव के कारण होती है, सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों के राजा किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह को कहा जाता है, जगजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगजीत सिंह का जन्म स्थान राजस्थान में हुआ है, और ये चिट्ठी ना कोई संदेश, ये भी इनकी मतलब उपन्यास है, इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और पंचम या पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है? राहुल देववर्मन को जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य जो भाव और ताल आदि के सहित हो और कोमल अंगों के द्वारा हो और जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रसों को उद्दीपन होता है, यह नृत्य क्या कहलाता है? तो स्त्रियों का नृत्य ही है ये, और लास्य नृत्य कहलाता है, लास्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में, तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, मतलब ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ब्रह्म समाज के नाम से 1828 में जाने लगा था, जिसे मतलब 1815 में से आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था, तो इसके ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में संस्कृत में आगे की ओर ले जाना का अर्थ है? इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, यदि आपको इसके ऑप्शन पता हो तो आप लोगों से बताना, वहाँ पे अपन इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून की वापसी या वापसी का मौसम के महीनों के दौरान होता है? तो किस महीनों के दौरान होता है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान होता है, तो अक्टूबर नवंबर महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का पश्चिम तट का बंदरगाह है? तो कौन सा है? भारत के पश्चिम तट में स्थित 6 प्रमुख बंदरगाह है, वो कौन कौन से हैं? कांडला पोर्ट है जो गुजरात में स्थित है, मुंबई पोर्ट है जो महाराष्ट्र में स्थित है, एक नौसेवा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू मतलब नौसेवा में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एक मुरमागो है, और एक न्यू मैंगलोर में, ये न्यू मुरमागो न्यू
न्यू मैंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है, और एक कोच्चि केरल में स्थित है। 6 बंदरगाह, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रहा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और इनका निर्माण की बात करें तो सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए मेगा बंदरगाह विकसित किए जाने हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पूर्वी तट के और 6 बंदरगाह मतलब विकसित किए जाने, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह वो कौन कौन से, तो चेन्नई वाला है, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप है, कोलकाता और एनोर बंदरगाह। ये 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है और 6 पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इन 12 बंदरगाहों का आपको ध्यान रखना। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जो मतलब मुंबई वाला भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आप इसका PDF भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।